अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हवाले से लेक्चरर की जो पोस्ट हैं उनके लिए वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया स्टूडेंट की जानिब से कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स दिया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ हवाले से ये बात भी कियास आरायां की जा रही थी कि जो पीपीएससी का पेपर्स बनाया जा रहा है इस टाइम काफ़ी टफ बनाया जा रहा है। और फिर बहुत से हलकों के अंदर ये भी मुहैया की जा रही थी कि ये जो पीपीएससी के पेपर्स हैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिल रहे हैं और वही उनका आंसर कर सकते हैं। इन पेपर्स का तलबा के अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल्स, मेमोराइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। इस वक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरर एजुकेशन का टेस्ट हुआ है उसको मैंने खुद जाकर अपेयर हुआ हूँ उस टेस्ट के अंदर, और आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है। और अब उस टेस्ट के हवाले से जो मुख्तलिफ क्वेश्चन थे वो मैंने अपनी रिसर्च करके इनको मुकम्मल किया है। हो सकता है उनके अंदर कमी बेशी हो, जो मेरी नॉलेज और दानिश के मुताबिक वो पेपर जो मेरे पास दस्तियाब है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसका कंटेंट भी, और इस तरह उसके जो मेरे नज़दीक जो दुरुस्त ऑप्शन है हो सकता है उनके अंदर कोई कमी बेशी हो। बहरहाल अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि दुरुस्त जवाब उनके तैयार कर सकूं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखाता भी रहूं। हमारे पास जो अब ये जो तरतीब मेरे पास है वो तरतीब जरूरी नहीं है आपकी वहां पर यही तरतीब हुई होगी, क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ वर्जन से तरतीब आगे पीछे हो सकती है। मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ये तरतीब को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया है। जो एक सवाल था वहां पर, अगर आप इस वक्त मुकम्मल होश हवास के साथ हैं या आपने ये टेस्ट दिया था या आप नेक्स्ट इम्तिहान देना चाहते हैं और इसी तरह से आप एजुकेटर्स, लेक्चरर एजुकेशन के जॉब के अंदर आना चाहते हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन के अंदर आना चाहते हैं या हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट में आना चाहते हैं, तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव और कारगर साबित होगी और आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। जो पहला सवाल था लेक्चरर एजुकेशन के अंदर वो है यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी किस चीज का एब्रीविएशन है? ये यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था। नंबर 2, फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है। अक्सर लोग यहाँ भूल जाते हैं, मस्जिद नबी लगा देते हैं या मस्जिद हराम लगा देते हैं। इस्लाम की जो पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है, उसके बाद मस्जिद नबी बाद में बनाई गई थी। उसके बाद नंबर 3, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन की जो सही सीक्वेंस है, सबसे पहले इफेक्टिव डोमेन के अंदर कोई चीज रिसीव होती है, उसके बाद उसको जवाब दिया जाता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, फिर उसको वैल्यू किया जाता है, उसके बाद उसकी तरतीब देते हैं, आखिर में उसकी खुसूसियात बयान की जाती है, यानी करेक्टराइजिंग। ये इसकी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग। उसके बाद नंबर 4 पे कॉग्निटिव डोमेन की जो करेक्ट सीरीज है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ एक फार्मूला आपको बता देता हूं, KCAASE। ये एक फार्मूला है, K से नॉलेज, C से कंप्रीहेंशन, और उसके बाद आगे A से एप्लीकेशन, आगे ACE जो है, अगला जो ACE है उस A से एनालिसिस, S से सिंथेसिस और E से एवेल्युएशन, यानी KCAASE। ये एब्रीविएशन आप इस तरह से आप याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सीरीज याद हो जाएगी कॉग्निटिव डोमेन की। कंप्यूटर की जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो रैम होती है। टेम्परेरी मेमोरी ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है ये। उसके बाद नंबर 6 पे है CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI ये इस चीज का एब्रीविएशन था। कंप्यूटर की मदद से जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको CAI कहा जाता है। उसके बाद नंबर 7, अक्सर तलबा यहाँ भूल जाते हैं, हेयरिंग का जो नॉलेज है वो अलग है, स्मेलिंग का अलग है, ऑब्जर्वेशन का अलग है और मेमोराइजेशन का अलग है, सीइंग का अलग है। यहाँ नॉलेज गेन थ्रू सीइंग, यानी देखने से जो इल्म हासिल होता है वो 75% नॉलेज हमें देखने से हासिल हो जाता है। उसके बाद नंबर 8 पे है MAO, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज टू यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये कब तब्दील हुआ? 1920 के अंदर ये MAO मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर तब्दील हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये लिखा गया था कि वहां कुरान शरीफ की एक सूरत है, सूरत नहल, वो किस जानवर के नाम से बनाई गई है? वहां पर ऑप्शन था स्पाइडर, इसी तरह था वहां पर आंट, और इसके बाद हनी बी एक और नन ऑफ दीस था। याद रखें स्पाइडर के लिए जो सूरत है कुरान शरीफ के अंदर वो सूरतुल अनकबूत है,
और जो आंट के लिए है वो सूरत नमल है, और जो नहल है ये हनी बी के लिए, हनी बी दुरुस्त ऑप्शन था। उसके बाद नंबर 10, सूरा अबाउट रीडिंग राइटिंग, कुरान शरीफ की कौन सी सूरत के अंदर पढ़ने का हुक्म दिया गया है? सूरतुल अलक। वहां पर एक फलक भी था, याद रखें फलक नहीं है, सूरतुल अलक। उसके बाद 11 क्वेश्चन, फास्टेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो मेरे जहन के मुताबिक कैशी है। हो सकता है इसके अंदर आप के पास अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर के जो माहिर हैं वो बता सकते हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक इसकी जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैशी होती है। कैशी भी पढ़ते हैं, कैची भी पढ़ते हैं। नंबर 12 पे है हमारे पास कनेक्शन विद इन ए बिल्डिंग, यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर जो इंटरनेट के दरमियान कनेक्शन लगा हुआ होता है उसका बाहर के साथ ताल्लुक नहीं होता है, इसको लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के हवाले से यहाँ अभी तक कंफ्यूजन जारी है। कुछ दोस्त कहते हैं ये अप्रैल और मई वाला है, कुछ कहते हैं अक्टूबर तो दिसंबर। बहरहाल ये आप नेट से सर्च कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये अक्टूबर तो दिसंबर होनी चाहिए। बहरहाल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद नंबर 14 पे है फास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फास्ट इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। असल में ये क्वेश्चन है, पहला इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो क्या है? वो दार अरकम था। अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया था, दार अरकम उसको कहा जाता है। उसके बाद असहाब सुफा, फिर उसके बाद आगे तालीम शुरू हुई। नंबर 15 पे अफ्रीकन नेशनल लैंग्वेजेस। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि अफ्रीकन is called rainbow nation. African nation is called rainbow nation because it has fill in the blanks official languages. यानी रेनबो नेशन इनको कहा जाता है क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इसके हवाले से भी कोई क्लियर कट नहीं है। कुछ दोस्त कहते हैं 7 है, कुछ कहते हैं 11 है, कुछ कहते हैं 12 है। बहरहाल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप इसको दोबारा से नेट से सर्च करें, किताब से। ये क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। व्हाट इज व्हाट, हु इज हु में अगर हो सकता है आपको मिल जाए यहाँ से, जो एक डोगर ब्रदर की लिखी हुई किताब। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई जनरल नॉलेज की किताब है तो आप वहां से भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। एक सीरीज है 2, 5, 10, 12, 24, 26। यानी यहां पर आप देखें 2 से 5। यहां असल में ये 2 से 5 नहीं है, ये 3 से 5 है। 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाता है। उसके बाद 5 को डबल करेंगे तो 10 हो जाता है। फिर 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएंगे। 12 को डबल करते हैं तो 24 हो जाता है। फिर 2 ऐड करते हैं तो 26। अब जो बारी आई है वो 2 ऐड नहीं करना बल्कि 26 को डबल करना है। तो 26 को डबल करेंगे तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 52 आएगा। उसके बाद नंबर 17 पे है बॉयज गर्ल रेशो। ये क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स की तादाद जो है, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट है, वहां बॉयज की तादाद लड़कियों से 3 गुना ज्यादा है। तो उनमें से बताया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज करेक्ट, कौन सी वैल्यू दुरुस्त है। तो बाकी क्लियर कट ऑप्शन दे थे, 40 था, 48 था और 36 था। इस तरह से क्लियर कट ऑप्शन आ रहा था। 42 एक ऐसा ऑप्शन था जहां ये हम बता सकते हैं कि उनकी तादाद जो है 42 नहीं थी। ये 1:3 रेशो, ये वाला जो ऑप्शन था ये गलत था। उन्होंने गलत को फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि इसकी रेशो आप फाइंड आउट करें। उसके बाद इन 14 पीक्स, हाउ मेनी पीक्स इन पाकिस्तान, यानी दुनिया की जो 14 बड़ी चोटियां हैं पहाड़ों की, उनमें से कितनी चोटियां पाकिस्तान के अंदर हैं जिनकी बुलंदी 8000, ये भी दिया हुआ था जिनकी बुलंदी 8000 फीट से ऊपर है। तो ये पाकिस्तान के अंदर 5 बड़ी चोटियां हैं 14 में से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद एक और था क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन गिवन टू ऑल, कि एक पॉपुलेशन के अंदर तमाम रिप्रेजेंट जितने भी मौजूद हैं उनको मुकम्मल चांस दिया जाए सिलेक्ट होने का, तो इसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। मुकम्मल चांस रैंडम सैंपलिंग के अंदर होता है। हर एक पार्टिसिपेंट्स को या रिप्रेजेंटेटिव को मुकम्मल चांस होता है कि वो आगे अपने आप को एक्सप्लेन कर सके या अपनी नुमाइंदगी कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी वाज प्रेसाइडेड बाय, पहली एजुकेशनल पॉलिसी की जो सदारत है वो किसने की थी। अक्सर तलबा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑप्शन में भी इस तरह से दे देते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वहां पर लियाकत अली खान, मोहम्मद अली बोगरा, इस तरह के। वहां पर एक छोटे कोने खाने में लिखा हुआ था फजल रहमान। याद रखिए ये फजल रहमान 1947 में भी वैलिड था, जिस तरह ये पीडीएम की क़यादत में वैलिड है वो, लेकिन ये वो फजल रहमान और था, ये फजल रहमान और है। ये वैसे अजरा मजाक मैंने बात की है। अच्छा, उसके बाद 21 में है फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू साइन हैक। वो असल में ये क्वेश्चन था कि मैं इसको अपने अल्फाज में इलेबरेट कर देता हूं। सार्क साउथ एशियन ममालिक में से कौन सा मुल्क ऐसा था जिसने सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज के दस्तखत को, जो अक़वाम मुत्तहिदा का ने एक अपना कन्वेंशन बनाया था, उसको साइन किया था।
तो यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस तरह से था, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये पाकिस्तान दुरुस्त था। बहरहाल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद आगे है 22 पे असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बेटरमेंट के लिए जो असेसमेंट की जाती है, ये यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल, गलती से मैंने लिख लिया है, ये असेसमेंट ऑफ टीचिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ टीचिंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ताकि फीडबैक मिलता रहे और वो आगे ज्यादा से ज्यादा तलबा को सिखा सकें, समझा सकें। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उसके बाद 23 फाइट अगेंस्ट डिनायर ऑफ ज़कात। जी हाँ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो बहुत से ऐसे लोग जो मुनाफिकीन की तर्ज पे वहां मौजूद थे, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि बहुत बड़ा फितना सर उठाने लगा था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त जय्यद सहाबा में शुमार होते थे, बाद में खिलाफत भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उन्हीं को अदा की गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उस वक्त ये कहने लगे कि अभी थोड़ा सा अपने आप को मुस्लिम हुकूमत स्टेबल कर ली जाए, उसके बाद फिर इन मुनकरीन ज़कात से लड़ा जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वक्त, अपने ज़कात के हवाले से फरमाया था, अगर ये लोग पहले ज़कात के साथ साथ ज़कात की रस्सी भी दिया करते थे तो वो भी मैं इनसे वसूल करूंगा। मुनकरीन ज़कात के साथ लड़ाई का हुक्म हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। अमूमी तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बाकी तमाम खुलफा में से सबसे ज्यादा हलीम तबा समझे जाते हैं, मगर वो इस्लाम के मामले के ऊपर किसी भी किस्म की कोताही करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वो कहते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ जिस तरह थी मिन ऑन उसी तरह से उसको नाफिज किया जाए, यकीनन ये उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास 24 पे पेडागोजी, ये स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, ये बिल्कुल क्लियर आपको आना चाहिए। उसके बाद 25 पे है टेक्निकल एजुकेशन वाज एम्फसाइज्ड। असल में वहां पर था टेक्निकल एंड वोकेशनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ। तो वहां पर यहाँ पर भी बहुत से तलबा कुछ 1947 कहते हैं, 59 कहते हैं। मेरी अपनी जो रिसर्च है, ज़ियाउल हक के ज़माने में टेक्निकल एंड वोकेशनल काउंसिल के क़याम का बाकायदा एक पॉलिसी में शामिल किया गया था 1978 में। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक यही है, बट आई एम नॉट श्योर, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ गए हमारे पास 26 पे मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट एक्सेसिबल सोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी एक्सेसिबल जो सोर्सेज आपके पास हैं, आपने वहां पर उनको प्रोडक्ट्स में तब्दील करना है, सर्विसेज में तब्दील करना है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल आपके पास इफेक्ट्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन होनी चाहिए, तब आप इनको आगे चेंज कर सकते हैं। 27 पे वो टीच थिंग्स बाय एक्सक्लूडिंग फ्रॉम करिकुलम एंड डू नॉट टीच। यानी हम जो चीजें पढ़ाते हैं और उनको नहीं भी पढ़ाते, इनको कहा जाता है नल करिकुलम, यानी जो करिकुलम बाकायदा हिस्सा ना हो वैसे पढ़ाया जाए, समझाया जाए बच्चों को। 28 इंग्लिश क्वेश्चन के मुतालिक था, एडमिन स्टूडेंट्स वहां पर फहरिस्त दिया गया था उसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से। ये आप अगर इंग्लिश से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ आएगी, अदरवाइज आपके लिए सवाल समझना मुश्किल था। लेकिन इंग्लिश से खुशकिस्मती से सिर्फ एक ही सवाल था, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक सवाल इस तरह का वो लाजमी लगाते भी हैं तो हर एक सब्जेक्ट को फेवर देने के लिए। इस तरह इंग्लिश का था, उर्दू का था, इसी तरह साइंस से भी क्वेश्चन थे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो इक्वलिटी रखते हैं उसमें। उसके बाद आ गए हमारे पास 29 पे टीचर परफॉर्म। यानी जब जैसे का टीचर परफॉर्म कर रहा होता है मुकम्मल तौर पे बच्चों को समझाने के लिए, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। लेक्चर मेथड में परफॉर्म नहीं करता, टीचर सिर्फ समझाता है, ठीक है, ये याद रखना। डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर समझाने के साथ साथ परफॉर्म भी करता है, उस तरह वो पूरा काम करके दिखा रहा होता है। 30 उसके बाद स्टूडेंट पैसिव। स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड के अंदर बिल्कुल पैसिव होते हैं, वो एक्टिव रोल उनका नहीं होता। जबकि बाकी जो मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स हैं, जिसमें हम डिस्कवरी मेथड कह सकते हैं, डिस्कशन मेथड कह सकते हैं, वहाँ उनका बड़ा रोल होता है स्टूडेंट का। लेकिन यहाँ लेक्चर मेथड के अंदर स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे होते हैं, वो पैसिव मेथड होता है। नंबर 30 पे नंबर 31 डॉटर ऑफ ईस्ट, ये किताब है, ये किसने लिखी थी? दुख्तर मशरिक। यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो ने यह किताब लिखी थी। उसके बाद 32 नोबेल प्राइज के अंदर एक और कैटेगरी का 1969 के अंदर इजाफा किया गया। वो कौन सी कैटेगरी थी? पीस था, इकोनॉमिक्स था। ये इकोनॉमिक्स के हवाले से आ रहा है कि 1969 के अंदर माशियात के अंदर भी जो नोबेल प्राइज का इनाम का ऐलान किया गया। 1969 से पहले माशियात के अंदर काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। उसके बाद 33 ये ग्रेगनार रीजेंट क्या है? एसिड बेस है या एंजाइम है? ये आप किसी केमिस्ट्री के टीचर से रब्ता करके आप पूछ सकते हैं, ये एसिड बेस हो सकता है। उसके बाद 34 पे पायलट टेस्टिंग इज डन टू इंश्योर। पायलट टेस्टिंग किस लिए की जाती है? टू इंश्योर
रिलायबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, इसको इंश्योर करने के लिए पायलट टेस्टिंग की जाती है। पायलट टेस्टिंग का मतलब यह है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एक छोटे पैमाने पे प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है ताकि इसकी वायबिलिटी को देखा जाए कि ये रिलायबल है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इसको आगे मजीद इख्तियार किया जाए। तो इसके लिए रिलायबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी ऑप्शन बेस्ट था। उसके बाद पाकिस्तान बॉट गवादर, पाकिस्तान ने ओमान से गवादर कब खरीदा, यहाँ ये भी याद है किस मुल्क से खरीदा, ओमान से कब खरीदा, ये क्वेश्चन 1958 में खरीदा गया मार्शल लॉ के दौर में, अयूब खान के दौर में। उसके बाद 36 में अबरहा अशरम, इसने कब हमला किया था? अबरहा जो जिसने खाना काबा के ऊपर हमला किया था, ये यमन का रहने वाला, यमन का किंग था, किंग ऑफ यमन। 37 पे 3 फॉर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इस हवाले से क्वेश्चन था कि लर्निंग एक्सपीरियंस की कितनी एग्जाम है। 38 पे वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन की वैरायटी देनी है तो डिफरेंशिएटेड अप्रोच आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप मुख्तलिफ वैरायटी दे सकते हैं। 39 पे टेस्ट टू सी हाई एंड लो मार्क्स, यानी वो कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स विद हाई अचीवर एंड स्टूडेंट्स विद लो अचीवर की रेशियो देखी जाती है। इसको डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी कहते हैं। NH नफी NL ओवर N, ये इस तरह इसका फार्मूला होता है, इससे मालूम किया जाता है। उसके बाद NH यानी नंबर ऑफ हाई अचीवर, NL नंबर ऑफ लो अचीवर, और जो स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितनी तादाद है उससे ये निकाला जाता है। उसके बाद आगे नंबर 40 पे व्यूइंग टेक्स्ट और रैपिडली टू गेट ओवरव्यू, यानी जब आप किसी किताब को सरसरी निगाह से देखते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्कीमिंग, सरसरी निगाह से देखना, स्कीमिंग। आगे 41 पे चाइल्ड ऑफ 6 years old, यानी जो बच्चा 6 साल का होता है वो फॉर्मल होता है, ये पियाजे के मुताबिक ये नजरिया था पियाजे का, आप उसको देख सकते हैं। 42 पे अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड यूज लॉजिक, यानी पियाजे के मुताबिक जब बच्चा सिंबलाइज कर सकता है लॉजिक को के मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है तो ये कौन सी स्टेज होती है? ये प्री ऑपरेशन स्टेज होती है। यानी इस प्री ऑपरेशन स्टेज में वो चीजों को पहचान सकता है, उनको तरतीब दे सकता है, लेकिन आगे कंक्रीट स्टेज में जाकर उनके मुतालिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इस तरह है, क्यों है, किस तरह है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो फिर कंक्रीट स्टेज होती है, वो 12 साल के बाद शुरू होती है। उसके बाद आगे हमारे पास 43 पे फिलॉसफी विच मीन्स एंटायर चेंज, जो मुकम्मल तब्दीली चाहती है, ऐसी फिलॉसफी क्या है? वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, मुकम्मल, वो कहते हैं हर चीज तब्दील कर दो तब जाकर ये हम अपनी तब्दीली ला सकते हैं। 44 पे मैनेजेबल एम्प्लॉइज ऑफ मैनेजर, यानी जब एक मैनेजर मैनेजेबल एम्प्लॉय को, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसका कंट्रोल अच्छा होगा तो वो मैनेज कर सकेगा, अगर वो उनकी तादाद बढ़ जाती है तो फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका लूज हो जाएगा। 45 पे ऑल एम्प्लॉइज रिपोर्ट टू 1 पर्सन, जब तमाम तर लोगों को यह हुक्म दिया जाता है 1 पर्सन को आपने रिपोर्ट करना है और वो 1 पर्सन आगे सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, उसको यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ये कमांड की मुतहिदा या अमूमी तौर पे फौज के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड चलता है कि आपने फलां बंदे को रिपोर्ट करना है, फलां बंदा आगे रिपोर्ट करेगा, तब जाकर ये आगे पूरी एक सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। बहुत से इदारों में ऐसा भी होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। उसके बाद आगे है थिंग्स रिमेन फ्रेश इन कंटेनर्स, तो वहां पर क्या था कि व्हाट वी हैव टू डू, कंटेनर के अंदर चीजें फ्रेश रहें तो एक कंटेनर आपका सील होना चाहिए, अगर सील कंटेनर होगा तो चीजें फ्रेश रहने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सील के भी वहां पर 2 सील दिए हुए थे, SEALING सीलिंग, CEILING सीलिंग, तो SEALING सीलिंग वो वाला दुरुस्त है। उसके बाद आ गया 47 पे विच इज नॉट एट लेफ्ट साइड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लेफ्ट साइड के अंदर कौन सी चीज नहीं आ रही होती, तो वो अमूमी तौर पे आप जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आ रहे होते, आप वही चीजें आ रही होती हैं जो आप वहां पर बनाते हैं, वहां पर रिलेटेड क्वेश्चन का ऑप्शन था, वो रिलेटेड क्वेश्चन वो नहीं आ रहे होते। उसके बाद खेवड़ा इज फेमस फॉर, खेवड़ा मशहूर है नमक के अलावा किस वजह से मशहूर है? एक तो नमक की वजह से मशहूर है, उन्होंने कहा नहीं एक्सेप्ट सॉल्ट, इसके अलावा किस वजह से मशहूर है? तो कापर के जखायर भी वहां मौजूद हैं, कापर की वजह से। पोर्टफोलियो ये क्या है? ये एक असेसमेंट और इवैल्यूएशन है किसी चीज को चेक करने के लिए, ये उसका ऑप्शन है। 50 पे मेजरिंग वेट हाइट, जब आप किसी को वेट हाइट मेजर करते हैं इसके साथ साथ उसकी यानी याद रखें नॉमिनल स्केल के अंदर चीजों को नाम दिया जाता है। यहाँ जो 4 स्केल है नॉमिनल, और मैं इसको नोयर सीरीज कहता हूँ, नोयर सीरीज के नाम से आपने याद रखना है मेजरमेंट स्केल जो हमारे पास हैं, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और आगे आखिर में रेशो स्केल। रेशो स्केल के अंदर ट्रू 0 होता है, बाकी पिछले जो हमारे इंटरवल स्केल उसमें ट्रू 0 नहीं होता, यानी जिस तरह हम कहते हैं टेम्परेचर है, टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर ये ट्रू 0 नहीं है। ट्रू 0 ये है, मिसाल के तौर पे मेरी कद 6 फुट है, 5 फुट है, तो अगर मैं कोई बंदा ये पूछे इसकी कद कितने फुट है तो 0 नहीं हो सकती,
यानी जीरो से नीचे नहीं जा सकता, ये कहानी जीरो से ही ऊपर शुरू होगी। तो इसके लिए यहाँ गलती से नॉमिनल स्केल लिखा गया, आप इसको करेक्ट कर लें, ये नॉमिनल स्केल नहीं है, ये रेशो स्केल है। उसके बाद 51 पे नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो हमें तजुर्बा से जो नॉलेज हासिल होते हैं एक्सपीरियंस को, उसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं, सेंसस से। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के पहले आपने प्रॉब्लम को पहचानना है, फिर उसके बाद आपने हाइपोथेसिस ड्रा करना है, हाइपोथेसिस ड्रा करने के बाद आपने उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद फिर उसके नतीजे के ऊपर जाना, कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है, ये सीरीज होती है उसकी। उसके बाद आगे 53 पे ZPD, एक ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके ये है कि बच्चा दूसरे बच्चा जो माहिर है अपनी फील्ड में उससे सीखता है या उस टीचर से सीखता है जो अपनी फील्ड में माहिर है, तो ZPD उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लेसन प्लान, इनमें से कौन सी चीज लेसन प्लान से रिलेटेड नहीं है। वहां 3 ऑप्शन थे, जो बाकी तीनों टीचर से रिलेटेड, एक ऑप्शन था इट इज नॉट डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, लेसन प्लान कभी भी तालिब इल्म तैयार नहीं करता, ये टीचर तैयार करता है, ये हवाले से जो दुरुस्त ऑप्शन था नॉट डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। पायनियर मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट का जो पायनियर है वो कौन है। उसके बाद 56 पे है प्रेस्टिजियस अकम्प्लिशमेंट, यानी जब आप मुकम्मल, ये मास्लो हायरार्की के मुताबिक इंसान की नीड्स होती हैं, एक स्टेज पर आकर इंसान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, बस आप मेरी इज्जत होनी चाहिए। जो प्रेस्टिजियस एस्टीम जो है ये सेल्फ एस्टीम की एक पोर्शन है, इसको अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। उसके बाद आगे 57 पे एकोमोडेशन एडिंग न्यू इन्फो टू एग्जिस्टिंग स्कीम, इसको एकोमोडेशन कहा जाता है। 58 पे साइंटिस्ट वांट टू सी वाटर सॉल्ट इंपैक्ट ऑन वाटर प्लांट्स विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि पानी के अंदर जो नमकियात की मिकदार है वो पौधे की ग्रोथ में कितना इफेक्ट करती है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने आइडेंटिफाई करना था। साफ ज़ाहिर है पौधे की तो ग्रोथ देख रहे हैं, वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास सॉल्ट इन वाटर है, ठीक है। उसके बाद 59 पे है बाबुल इस्लाम, ये मशहूर नामी ग्रामी क्वेश्चन है, आप में से अक्सर तलबा को आता होगा, बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। उसके बाद 960 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, 960 किलोबाइट के जो है यहाँ अमूमी तौर पे के 1000 के लिए इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ इंटरनेट की स्पीड के लिए जो किलोबाइट इस्तेमाल होता है ये 1024 के लिए इस्तेमाल होता है, तो 960,124 ये वाला ऑप्शन दुरुस्त था। पंजाब यूनिवर्सिटी कब कायम की गई, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में कायम की गई। जी हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी कायम की गई। बहुत से तलबा कंफ्यूज है, सर पंजाब तो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान तो 1947 में बना है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पहले बन गई। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका साइकोमोटर डोमेन, इसका ताल्लुक मोटर स्किल्स के साथ है, यानी आपके जो एबिलिटीज हैं, जो आप स्किल्स सीखते हैं उसको साइकोमोटर स्किल्स कहा जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग की डेफिनेशन थी। इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, विद हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट लैब, स्टूडेंट्स लैब भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये किस पोर्शन पे है, ये सिंथेसिस में। सिंपोजियम में क्या होता है, सिंपोजियम कौन सा मेथड है, सिंपोजियम के अंदर बहुत से लोग प्रोफेशनल इकट्ठे होते हैं, वहां लेक्चर नहीं होते, वहां एक दूसरे के साथ डिस्कस किया जाता है, जिनको डिस्कशन मेथड। उसके बाद आगे गेट अंडरस्टैंड नॉलेज, जब कोई बंदा नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक इसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। 68 सेम सब्जेक्ट इन डिफरेंट क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है तो इसको वर्टिकल कहा जाता है। लर्निंग मेंबर टू डू सम टास्क, यानी वन मेंबर ऑफ द ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द अदर टू अकम्प्लिश ए टास्क इन स्पेसिफिक टाइम, ये वर्ड थे उनमें कि मखसूस टाइम के अंदर ये टास्क दिया जाता है कि इसको मुकम्मल करें। जब कोई बंदा इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है तो जो असरअंदाज होने वाला इन्फ्लुएंस वाला है उसको लीडर कहा जाता है, इस प्रोसेस को लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी हवाले से, उसके बाद हम होते हैं 71 पे, इन कोरिलेशनल रिसर्च डेटा एक्सप्रेस्ड इन, कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर डेटा किस में एक्सप्रेस किया जाता है, कोएफिशिएंट में। सोक्रेटिक मेथड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड, इनमें से कौन से सोक्रेटिक मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी सवालों जवाब करते हैं तो उसको सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। उसके बाद 73 पे हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, जॉन डेवी ने। प्रोग्रेसिविज्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी कोरिलेट विद द ट्रेडिशनल फिलॉसफी, इनमें से कौन सी फिलॉसफी, यानी प्रोग्रेसिविज्म के मुतालिक कहा गया था कि ये पिछली कौन सी ट्रेडिशनल फिलॉसफी के साथ मिलती जुलती हैं, तो ये प्रैग्मेटिज्म के साथ। यानी प्रोग्रेसिविज्म वो भी तरक्की चाहते हैं, कहते हैं ज्यादा से ज्यादा काम हो, पी से आप समझ लें एक दूसरे के साथ, प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद which one of the following emphasizes the knowledge which is everlasting, यानी कौन सी थ्योरी ऐसी है, फिलॉसफी ऐसी है जो कहती है कि नॉलेज हमेशा के लिए होता है। ये है इंपीरियलिस्ट, इंपीरियलिस्ट ये ट्रेडिशनल फिलॉसफी, ये कहते हैं जो हमारे पास है ये हमेशा के लिए, जबकि बाकी जो फिलॉसफीज हैं वो कहते हैं नहीं, नॉलेज तब्दील होता रहता है, चेंजेबल है। 76 पे है लर्निंग बॉडी स्किल्स,
यानी जब स्केल्स सिखाई जाती हैं किसी करिकुलम के जरिए से टू ऑल स्टूडेंट्स, तमाम तर स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, तो ये होता है कोर करिकुलम। इसको कोर करिकुलम कहा जाता है जब तमाम तर तलबा को सिखाया जाए। उसके बाद इंटीग्रेटेड करिकुलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस टू क्रिएट इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम को कायम करने का बुनियादी मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि तलबा से उसके बस्ते के साइज को कम किया जाए, उससे मिनिमाइज किताबों को कम किया जाए, सारी किताबें एक साथ एक ही जगह पे मुंतज की जाए, तो उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहा जाता है। जिस तरह आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाकायदा से कानून साजी की है कि इस क्लास से इस क्लास तक बच्चे का जो बैग की जो वेट होगा वो इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो बाकायदा आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। 78 पे हमारे पास है बिल्डिंग स्किल्स विच इज नेसेसरी एक्टिविटी करिकुलम कोर करिकुलम एक्टिविटीज, यानी जब स्टूडेंट्स के अंदर जरूरी हो कि वो उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो, एक्टिविटी डेवलप, तो उसको कोर करिकुलम कहा जाता है। साइकोमोटर, इन विच ऑफ द ईयर साइकोमोटर डोमेन इज प्रेजेंटेड, ये एस्टैब्लिश्ड। साइकोमोटर डोमेन कब पेश की गई? सैमसन ने पेश की थी 1972 में। उसके बाद जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक रिजल्ट्स, यानी जब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक रिजल्ट्स टू जर्नलाइजेशन, यानी जब आप जर्नलाइजेशन को स्पेसिफिक रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इंडक्शन कहा जाता है, जब स्पेसिफिक रिजल्ट्स को जर्नलाइजेशन की तरफ लाते हैं तो उसको डिडक्टिव कहा जाता है। याद रखना इस चीज को, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। उसके बाद फादर ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, 82 पे है चेकिंग वैल्यू एंड वर्थ, द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर चेकिंग वैल्यू एंड वर्थ। वैल्यू और वर्थ को चेक करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है उसको इवैल्यूएशन कहते हैं, इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद आगे उर्दू के मुतालिक था कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, इसको किनाया कहते हैं। वहां इस्तियारा, किनाया, तारीज, इस तरह का ऑप्शन दिए हुए थे। किनाया उसको कहते हैं कि जब आप जो लफ्ज इस्तेमाल करें एक्चुअली उसका मतलब ये ना हो कि किसी भी बंदे के धूप में बाल सफेद नहीं होते, ये एक्चुअल होता भी नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये मुराद लिया जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, उसका इशारा दिया जाता है उस बात की तरफ कि बाल मेरे धूप में सफेद हो जाते हैं, मेहनत करने से सफेद हो जाते हैं। तो ये किनाया था। बहरहाल बाकी मजीद किनाया इस्तियारा के मुतालिक आप अगर चाहते हैं तो इस हवाले से आप कमेंट बॉक्स में आगाह करें, आपको किसी अच्छी सी बुक के हवाले से मैं मुकम्मल डेफिनेशन भेज सकता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ था जिक्र इकबाल बुक इज रिटन बाय, जिक्र इकबाल बुक किसने लिखी थी? वहां सालिक नाम शाहिद सालिक गालबन था, तो उस हवाले से वो उन्होंने लिखी थी। टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क के खालिसपन को चेक करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज में भी जनरल क्वेश्चन भी आता है। लैक्टोमीटर, ये मैं अपने बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, जो दूध की प्योरिटी को चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है वो लैक्टोमीटर होता है। उसके बाद ये तकरीबन 85 क्वेश्चन हैं, 15 और क्वेश्चन रहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के मुतालिक था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस हवाले से अगर कोई और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, 15 क्वेश्चन रहते हैं जो इस वक्त मेरे पास मुकम्मल उनकी यानी यूं समझे वो डिटेल मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आप इस हवाले से चाहते हैं कि वो भी आपको मिल जाए तो आप जरूर राब्ते में रहें। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उन 15 क्वेश्चन के ऊपर भी हो सकती है, मैं कोशिश करता हूं अगर वो मुझे मिल जाते हैं। तो बहरहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको मजीद तैयारी भी हो सके। इंशाल्लाह हम इस सीरीज को आगे शुरू भी करेंगे। आगे एजुकेटर्स की भर्तियां आएंगी, वहां पर ये बड़ा पोर्शन होगा आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पेडागोजी का, तो वो क्वेश्चन भी हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह अजीज। अब मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।